हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हिस्ट्री स्पेशल। आई होप यू ऑल आर वेल। दोस्तों, आज आप लोग जानेंगे रूसी क्रांति के द्वितीय चरण यानी कि अक्टूबर क्रांति के बारे में। साथ ही दोस्तों यह भी जानेंगे कि यदि प्रथम विश्व युद्ध नहीं होता तो क्या रूस की फरवरी क्रांति होती। दोस्तों, यह टॉपिक बीए व एमए के साथ साथ कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स के लिए भी बेहद उपयोगी है। तो चलिए करते हैं आज के टॉपिक की शुरुआत। दोस्तों, पहले हम जानेंगे कि यदि प्रथम विश्व युद्ध नहीं होता तो क्या रूस की फरवरी क्रांति होती। दोस्तों, इस संदर्भ में उदारवादी इतिहासकारों ने इस बात पर जोर दिया है कि यदि प्रथम विश्व युद्ध नहीं होता तो क्रांति नहीं होती। जैसा कि इतिहासकार रिचर्ड पाइप ने बताया कि जारशाही सरकार ने 1905 के बाद जो भी कड़े कदम उठाए उनसे विरोधियों पर नियंत्रण कर लिया गया। यह सब स्टोलपिन की दमनकारी नीति या कुचलने की नीति या कह सकें कि पॉलिसी ऑफ ऑपरेशन के चलते हुआ। बहुत सारे लोगों को मृत्युदंड दिया गया जिससे क्रांतिकारी समूह छिप गए। जार विरोधी भावनाओं को दबा दिया गया। जैसा कि ट्रॉट्स्की ने बताया कि 1907 से 1911 के बीच श्रमिकों में जो क्रांतिकारी भावना थी वह खत्म हो गई क्योंकि उनमें डर बैठा हुआ था। इतिहासकार रिचर्ड पाइप बताते हैं कि स्टोलपिन ने श्रमिकों के लिए जो भी कुछ सुधार किए, जैसे सुरक्षा बीमा, 10 साल तक सार्वजनिक अनिवार्य शिक्षा जिसकी व्यवस्था सरकार करती, कई प्राथमिक स्कूल भी खोले। अतः इन सब से लगा कि चीज़ें ठीक हो रही हैं। राजतंत्र ने दक्षिणपंथी दलों को मजबूत कर दिया। जार की पक्षधर पार्टी जैसे रशियन मोनार्किस्ट उभर रही थी। इससे लगने लगा कि सत्ता नियंत्रण में है और क्रांति का होना असंभव है। अतः क्रांति प्रथम विश्व युद्ध के चलते ही हुई। यदि प्रथम विश्व युद्ध नहीं होता तो क्रांति भी नहीं होती। दोस्तों, मार्क्सवादी इतिहासकारों का मानना है कि क्रांति अनिवार्य यानी कि इनविटेबल थी, भले ही प्रथम विश्व युद्ध होता या नहीं होता, क्योंकि सामंती शासन का अंत होना ही था। जारशाही सत्ता की कमजोरी पर जोर देते हुए मार्क्सवादी बताते हैं कि किसान भले ही भयभीत व चुप जरूर थे, किंतु उन्होंने अपना उद्देश्य भूमि और स्वतंत्रता यानी कि लैंड एंड फ्रीडम को नहीं भुलाया था। इनकी बात को आगे बढ़ाते हुए अमेरिकी इतिहासकार लियोपोल्ड हेमिल्टन बताते हैं कि जार की सरकार में समस्याएं थी। किसान शहरों की तरफ जा रहे थे, परिणाम स्वरूप शहरों में किसानों के बीच तनाव बढ़ा। साथ ही ये किसान बोल्शेविक विचारधारा से भी आकर्षित हुए। हड़तालों की संख्या बढ़ने लगी। 1912 से क्रांतिकारी आंदोलन फिर से बढ़ने लगे। सरकार की बहुभाषी विरोधी नीति के चलते बहुभाषी बोल्शेविकों की तरफ बढ़ने लगे। साथ ही साथ शाही परिवार की अलोकप्रियता भी बढ़ने लगी। वहीं दोस्तों, संशोधनवादी इतिहासकारों का अलग ही मानना है। वे कहते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध ने क्रांति को टला दिया। जहां जॉर्ज कैनन, लियोपोल्ड हेमिल्टन व शीला फिट्जपैट्रिक इससे सहमति रखते हैं, तो वहीं इतिहासकार जैसे क्रिस्टोफर रीड कहते हैं कि जारशाही का अंत अनिवार्य नहीं था, क्योंकि 1914 से पहले की स्थिति बहुत लंबे समय तक ऐसी ही चल सकती थी। इसी तरह रॉबर्ट सर्विस भी मानते हैं कि साम्राज्य में समस्या जरूर थी, किंतु क्रांतिकारी चीजें नहीं थीं। यह सिर्फ प्रथम विश्व युद्ध ने ही संभव बनाया तथा प्रथम विश्व युद्ध के चलते ही 1917 की क्रांति हुई। जार ने इस युद्ध में भाग लिया क्योंकि उसे लगा कि ऐसा करने से राष्ट्रवादी भावना उभरेगी और समस्या खत्म हो जाएगी। लेकिन रूसी सेना तैयार नहीं थी और जब लड़ाई ऑस्ट्रिया व हंगरी से हुई तो जीत जरूर मिली, किंतु जब लड़ाई जर्मनी से हुई तो बुरी तरह हार मिली और सेना निराश हो गई, क्योंकि इसका नेतृत्वकर्ता जार अनुभवहीन था। दोस्तों, अब हम बात करेंगे 1917 की फरवरी क्रांति के बारे में कि यह ऊपर से हुई क्रांति थी या नीचे से हुई क्रांति थी। तो दोस्तों, इस संदर्भ में इतिहासकारों के विभिन्न मत हैं। इतिहासकार सारा बैडकॉक बताती हैं कि सबसे बड़ी परेशानी यह थी कि रूस जैसे विस्तृत साम्राज्य के लिए जार ने कोई नौकरशाही विकसित नहीं की। इसी तरह इतिहासकार E.H. कार बताते हैं कि यह क्रांति स्वेच्छा से हुई क्रांति थी, जो प्रथम विश्व युद्ध के कारण आई समस्याओं की वजह से स्वेच्छा से हुई। इस आक्रोश का प्रयोग बुर्जुआ अधिकारी वर्ग ने
किया और क्रांति को संभव बनाया। इसी तरह इतिहासकार जॉर्ज कोटको बताते हैं कि क्रांति के होने में सबसे निर्णायक तत्व प्रबल वर्ग का षड्यंत्र था। अभिजात्य वर्ग, ड्यूमा के सदस्यों व अधिकारियों ने निकोलस द्वितीय पर गद्दी छोड़ने के लिए दबाव बनाया ताकि हड़तालें व बदलाव क्रांति में न बदलें। कोटकोव हड़तालों को रूसी क्रांति का कारण न मानकर उसे क्रांति का लक्षण बताते हैं। साथ ही कहते हैं कि रूस में क्रांति भड़काने में जर्मनी के प्रयासों की भी अहम भूमिका रही। इतिहासकार W.H. चैम्बरलिन बताते हैं कि यह एक ऐसी क्रांति थी जिसका कोई नेता नहीं था। यह स्वेच्छा से नीचे से हुई क्रांति थी जिसमें आमजन की अहम भूमिका रही। मजदूरों की हड़तालों से विशेष वर्ग यानी कि प्रिविलेज वर्ग में हड़कंप आ गया और उन्होंने निकोलस द्वितीय पर गद्दी त्यागने के लिए दबाव बनाया। लेकिन वहीं उदारवादी इतिहासकार बताते हैं कि क्रांतिकारी दलों की इसमें कोई भूमिका नहीं थी। इन दलों को पुलिस ने दबा दिया और फिर खुद लेनिन ने जनवरी 1917 में कहा कि उसकी पीढ़ी कभी भी क्रांति नहीं देख सकेगी। तो वहीं सोवियत इतिहासकारों का मानना है कि क्रांति नीचे से हुई। साथ ही सोवियत इतिहासकार बताते हैं कि यह स्वेच्छा से न होकर एक आयोजित यानी कि सुनियोजित क्रांति थी। वे स्पष्टीकरण देते हुए बताते हैं कि जैसे हड़तालों का समय तय करना जिसमें बोल्शेविक पार्टी का अहम योगदान रहा, 200 कस्बों में बोल्शेविक संगठनों का होना जो सेना और नौसेना दोनों में सक्रिय थे, साथ ही उनकी 18 पत्रिकाएं प्रचार प्रसार में थीं जिनसे क्रांति का संदेश दिया जा रहा था। इसी तरह लेनिन भले ही रूस में नहीं था किंतु वह बोल्शेविक नेताओं के साथ सीधे संपर्क में था और नेतृत्व प्रदान कर रहा था जो कि अति महत्वपूर्ण था। इसी तरह प्रत्येक कारखाने, सैनिक अस्पताल आदि में क्रांतिकारी विचारों का प्रसार देखा गया। अतः क्रांति योजनाबद्ध थी और नीचे से हुई क्रांति थी। इधर इतिहासकार चैम्बरलिन ने सैनिकों को महत्व देते हुए कहा कि उनका भी अहम योगदान था क्योंकि सैनिकों के कारण ही नीचे से आया दबाव बढ़ गया। ऐसा इसलिए क्योंकि सैनिक अप्रत्यक्ष रूप से किसान समर्थक था। अतः कह सकते हैं कि यह एक मिश्रित क्रांति थी जिसके होने से जारशाही का अंत हुआ। दोस्तों, अब हम बात करेंगे रूसी क्रांति के द्वितीय चरण यानी कि अक्टूबर क्रांति के बारे में। दोस्तों, फरवरी मार्च की क्रांति के बाद द्वैध सरकार यानी कि ड्वेल गवर्नमेंट उभर कर आई। चौथी ड्यूमा के साथ सदस्यों व उदारवादियों ने सत्ता अपने हाथ में ले ली और अस्थायी सरकार की स्थापना की। वहीं दूसरी तरफ सैनिकों व श्रमिकों ने अपनी सोवियत बनाकर कहा कि अधिकतम निर्णय हम लेंगे। इस प्रकार एक अस्थायी सत्ता व सोवियत की सरकार दोनों साथ साथ चल रही थी। दोस्तों, हम अस्थायी सरकार को 4 भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग 5 मार्च 1917 से 16 मई 1917 तक, दूसरा भाग 17 मई 1917 से 15 जुलाई 1917 तक व तीसरा भाग 16 जुलाई 1917 से 12 सितंबर 1917 तक। वहीं 13 सितंबर 1917 से 7 नवंबर 1917 तक, जहां 7 नवंबर को बोल्शेविकों ने सत्ता पर पूर्णतः कब्जा कर लिया। दोस्तों, जब फरवरी मार्च की क्रांति हुई तो अधिकतर बोल्शेविक नेता देश से बाहर थे। इस समय पार्टी को मोलोटोव निर्देश दे रहा था। 25 मार्च को स्टालिन रूस वापस आ गया और 16 अप्रैल को लेनिन रूस पहुंचा और उसने अप्रैल थीसिस का भाषण दिया जिसमें इस बात पर जोर दिया गया कि अस्थायी सरकार बुर्जुआ की सरकार है और आम जनता की समस्याओं का समाधान सिर्फ सोवियत द्वारा हो सकता है। लेनिन ने सोवियतों द्वारा तुरंत सत्ता हथियाने पर जोर दिया। इस समय लेनिन ने पार्टी का नाम बदलकर कम्युनिस्ट पार्टी या कहें सोवियत संघ कर दिया। हालांकि कुछ दल के सदस्यों ने लेनिन का विरोध भी किया, परंतु लेनिन ने प्रावदा पत्रिका के माध्यम से उन्हें भी सहमत कर लिया। इस समय लेनिन ने 2 शक्तिशाली नारे भी दिए। पहला, सारी शक्ति सोवियतों के हाथों में हो। दूसरा नारा, शांति, जमीन व ब्रेड।
दोस्तों धीरे धीरे अस्थायी सरकार में भी मतभेद हो गया। सोवियतों में कुछ सदस्य भी अस्थायी सरकार का समर्थन करने लगे। मई में दूसरी सरकार का गठन हुआ। इस समय सरकार ने सेना को बाहर भेज दिया जो वादे के खिलाफ था, इसलिए सेना ने विद्रोह कर दिया, जिसे जुलाई विद्रोह के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इसी समय ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत का सम्मेलन हुआ, जहां मोन्सविको ने कहा कि अभी कोई भी ऐसा दल नहीं है जो सत्ता पर कब्जा ले, परंतु लेनिन ने यह साफ कर दिया कि बोल्शेविक पार्टी सत्ता पर काबिज हो सकती है। इसी समय 3 जुलाई 1917 को पेट्रोग्राड भी श्रमिकों व सैनिकों के नियंत्रण में आ गया, जिससे यह नारा और भी तेज हो गया कि सत्ता सोवियत के हाथ में दो। इसी समय दूसरी सरकार भी गिर गई, वह तीसरी सरकार बनी और केरेंस्की को प्रधानमंत्री बनाया गया। इस समय लोगों का समर्थन बोल्शेविकों की ओर बढ़ने लगा व अर्थव्यवस्था पतोन्मुख हो गई। इसी समय केरेंस्की को एक गलतफहमी हुई कि उसका युद्ध मंत्री सेना ला सकता है और सत्ता पर कब्जा करने वाला है। इससे डरकर केरेंस्की ने किसानों व सैनिकों को हथियार बांट दिए, जिससे बोल्शेविकों के हाथों में भी हथियार आ गए। इसी गलतफहमी के बीच तीसरी सरकार भी गिर गई और चौथी सरकार भी केरेंस्की के नेतृत्व में बनाई गई, परंतु यह सरकार एक रंप सरकार थी जिसका समर्थन बहुत कम लोग कर रहे थे। इसी समय 24 सितंबर को मॉस्को में ड्यूमा के लिए चुनाव हुए, जहां बोल्शेविकों को 51% वोट मिले। इससे उनका हौसला और बढ़ गया। इस समय ट्रोट्स्की पेट्रोग्राड सोवियत का अध्यक्ष बना। उसने कहा कि अब हमें सभी दलों से संबंध तोड़कर सत्ता पर कब्जा कर लेना चाहिए, और अंततः लेनिन ने अक्टूबर में ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत में यह निर्णय लिया कि वह सत्ता पर कब्जा कर लेंगे। इस समय बोल्शेविकों ने डाकघरों, रेलवे स्टेशनों, राष्ट्रीय बैंकों, टेलीफोन केंद्रों, बिजली घरों, महलों व अन्य सामरिक स्थानों पर कब्जा कर लिया, और केरेंस्की का साथ जब सैनिकों ने भी नहीं दिया तो वह राजधानी से भाग गया, और अंततः सत्ता बोल्शेविकों के हाथ में आ गई, जिसका अध्यक्ष लेनिन को बनाया गया। थैंक यू।